हेलो फ्रेंड्स, सर्वज्ञ कोचिंग क्लासेस के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे सारे लेक्चर्स टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं सिविक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, पॉलिटिकल पार्टीज। आप सोचिए, डेमोक्रेसी में यानी लोकतंत्र में आम इंसान और सरकार के बीच का लिंक क्या है? हु इज द ब्रिज? ये ब्रिज है पॉलिटिकल पार्टीज। ये एक तरह से डेमोक्रेसी के इंजन्स हैं जो जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाते हैं और पॉलिसीज में बदलते हैं। चलिए इन इंजन्स के बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या कवर करेंगे, एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि एक पॉलिटिकल पार्टी आखिर होती क्या है। फिर हम देखेंगे कि इन पार्टीज के कोर फंक्शंस यानी मुख्य काम क्या क्या है। उसके बाद हम इंडिया के पार्टी सिस्टम की जर्नी देखेंगे कि ये समय के साथ कैसे बदला, और आखिर में हम इंडिया की कुछ मेजर नेशनल पार्टीज पर एक नजर डालेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट सेक्शन, व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी। जब भी इलेक्शंस आते हैं तो हम न्यूज़ में, पोस्टर्स पर अलग अलग पार्टीज के नाम और उनके सिंबल्स देखते हैं। लेकिन क्या पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ एक नाम या सिंबल है? बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये बेसिकली लोगों का एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है जिनकी देश को चलाने के लिए एक जैसी सोच और एक जैसा विजन होता है। बिल्कुल सही। इसकी सिंपल डेफिनेशन है अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला, कंटेस्ट इलेक्शंस यानी चुनाव लड़ना, और दूसरा, होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट यानी चुनाव जीतकर सरकार बनाना और उसको चलाना। और इन सब के बीच वो पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच एक क्रूशियल लिंक यानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी का काम करते हैं। ये जो लिंक है ये एक टू वे स्ट्रीट जैसा है। एक तरफ पार्टीज जनता की डिमांड्स यानी मांगे और ग्रीवेंसेस यानी शिकायतों को सरकार तक ले जाती हैं। मान लीजिए आपके एरिया में पानी की समस्या है तो पार्टी के लोग इस मुद्दे को उठाकर गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे। दूसरी तरफ जब गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है तो पार्टीज उस पॉलिसी को आम लोगों तक पहुंचाती हैं, उसके बारे में समझाती हैं। इस तरह से ये कम्युनिकेशन चलता रहता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन पॉलिटिकल पार्टीज की मुख्य काम क्या हैं। व्हाट आर देयर कोर फंक्शंस। सिर्फ चुनाव लड़ने के अलावा ये पार्टीज और क्या क्या करती हैं एक डेमोक्रेसी में। देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के 5 मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यानी 5 मुख्य उद्देश्य। पहला, अचीव पावर। सबसे बेसिक मकसद है चुनाव जीतकर सत्ता हासिल करना। लेकिन पावर क्यों चाहिए? ताकि वो दूसरा ऑब्जेक्टिव पूरा कर सकें, परस्यू एन आइडियोलॉजी। हर पार्टी की एक विचारधारा, एक सोच होती है। पावर में आकर वो अपनी उसी सोच को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब इस सोच को जमीन पर कैसे उतारा जाए, उसके लिए होता है तीसरा ऑब्जेक्टिव, इम्प्लीमेंट अ पार्टी एजेंडा, यानी एक कॉन्क्रीट प्लान ऑफ एक्शन। और जब वो चुनाव जीत जाते हैं तब आता है चौथा ऑब्जेक्टिव, इस्टैब्लिश अ गवर्नमेंट, यानी सरकार बनाना। और पांचवा, जो हमेशा चलता रहता है, वो है लिंक पीपल एंड गवर्नमेंट। यहाँ 2 वर्ड्स हैं जिनमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं, आइडियोलॉजी और एजेंडा। इन्हें आसान भाषा में समझते हैं। आइडियोलॉजी यानी विचारधारा पार्टी की कोर बिलीफ है, उसकी बुनियादी सोच है। फॉर एग्जाम्पल, एक पार्टी की आइडियोलॉजी हो सकती है सबका साथ सबका विकास। ये एक बड़ा विजन है। अब इस विजन को पूरा करने के लिए पार्टी क्या क्या करेगी? जैसे हम हर गांव में सड़क बनाएंगे, हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। ये जो स्पेसिफिक प्रॉमिसेस हैं, ये पार्टी का एजेंडा है जो अक्सर उनके मैनिफेस्टो में लिखा होता है। सो आइडियोलॉजी इज द वाई एंड एजेंडा इज द व्हाट। ठीक है, तो अब तक हमने समझा कि पार्टी क्या है और उसके काम क्या हैं। अब थोड़ा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। इंडिया का जो पार्टी सिस्टम है वो आज़ादी से लेकर आज तक काफ़ी बदला है। एक समय था जब एक ही पार्टी का बोलबाला था, और आज एक दौर है जहां गठबंधन यानी अलायंसेस का जमाना है। चलिए इस सफ़र को समझते हैं। इंडिया के पॉलिटिकल जर्नी को हम 3 फेजेस में देख सकते हैं। पहला फेज आज़ादी के बाद से लेकर लगभग 1977 तक। इसे एरा ऑफ सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम कहा जाता है। इस दौर में ज्यादातर समय सेंटर और स्टेट्स में इंडियन नेशनल कांग्रेस की ही सरकार बनती थी। फिर आया 1977। ये एक टर्निंग पॉइंट था। पहली बार कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टीज ने मिलकर एक मजबूत चैलेंज पेश किया और सरकार भी बनाई। और 1989 के बाद से शुरू हुआ तीसरा फेज, जिसे हम कोalition एरा कहते हैं। इस दौर में किसी एक पार्टी को अकेले मेजॉरिटी मिलना मुश्किल हो गया और कई सारी पार्टीज ने मिलकर सरकार बनाना शुरू कर दिया। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। यहाँ एक टर्म आया है कोalition गवर्नमेंट, यानी गठबंधन सरकार।
ये क्या होता है? देखिए, सरकार बनाने के लिए एक मेजॉरिटी चाहिए होती है, मतलब आधे से ज्यादा सीट्स। जब इलेक्शन के बाद किसी भी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती, तो दो या दो से ज्यादा पार्टीज मिलकर हाथ मिलाकर मेजॉरिटी का आंकड़ा पार करती हैं और सरकार बनाती हैं। ऐसी मिली-जुली सरकार को ही कोअलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। इंडिया में 1989 के बाद ये बहुत कॉमन हो गया। तो अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं। अभी तक हमने जो भी कॉन्सेप्ट समझे, उन्हें अब हम इंडिया की कुछ मेजर नेशनल पार्टीज के एग्जाम्पल से देखेंगे। इससे आपको प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। यहाँ हम 3 ऐसी पार्टीज को देखेंगे। सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस या आईएनसी। ये इंडिया की सबसे पुरानी पार्टी है, 1885 में बनी थी। शुरू में इसका मेन फोकस देश को आज़ादी दिलाना था। आज़ादी के बाद कांग्रेस की कोर आइडियोलॉजी सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता, इक्वालिटी यानी समानता और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म पर बेस्ड रही। दूसरी पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या सीपीआई, जो 1925 में बनी। इसकी आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट सोच पर आधारित है। ये पार्टी कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद के खिलाफ है और वर्कर्स और लेबरर्स यानी मजदूरों और श्रमिकों के अधिकारों की बात करती है। और तीसरी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी। ये 1980 में बनी थी, हालांकि इसकी जड़ें पुरानी पार्टी भारतीय जनसंघ में हैं। बीजेपी की आइडियोलॉजी हिंदुत्व यानी भारतीय संस्कृति पर केंद्रित है और साथ ही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी आर्थिक सुधारों पर भी इसका फोकस रहता है। तो चलिए एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। पहली बात, पॉलिटिकल पार्टीज जनता और सरकार के बीच एक जरूरी कड़ी हैं। दूसरी बात, उनका मेन गोल इलेक्शंस जीतकर अपनी आइडियोलॉजी और एजेंडा को लागू करना है। तीसरी बात, इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम एक पार्टी के डोमिनेंस से मल्टी पार्टी कोalitions की तरफ इवॉल्व हुआ है। और चौथी बात, हर नेशनल पार्टी की अपनी एक अलग हिस्ट्री और अलग विचारधारा होती है। तो इस लेक्चर के अंत में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। आज के कोalition के दौर में जब सरकार बनाने के लिए अलग अलग सोच वाली पार्टीज को साथ आना पड़ता है, तो ऐसे में किसी पार्टी के लिए अपनी कोर आइडियोलॉजी, अपनी मूल विचारधारा पर बने रहना कितना मुश्किल या आसान है? क्या पावर के लिए आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज करना जरूरी हो जाता है? इस पर जरूर सोचिएगा। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, सर्वज्ञा कोचिंग क्लासेस के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे सारे लेक्चर्स टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में समझा था। आज हम इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को और गहराई से देखेंगे। अक्सर जब हम इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में सोचते हैं तो लगता है कि सारी लड़ाई बस 2 बड़ी पार्टीज के बीच में है, एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आज हम देखेंगे कि भारत की राजनीति इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स, कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये एक 2 हॉर्स रेस नहीं, बल्कि एक पूरा पॉलिटिकल मोज़ाइक है। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है, इज इंडियन पॉलिटिक्स रियली जस्ट अ बैटल बिटवीन 2 पार्टीज? क्या भारत की राजनीति सिर्फ 2 पार्टियों की लड़ाई है? इसका जवाब मैं आपसे ही पूछती हूँ। सोचिए, जब आपके यहाँ इलेक्शंस होते हैं तो क्या सिर्फ 2 ही कैंडिडेट होते हैं? नहीं ना, बहुत सारे होते हैं। इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं। Absolutely right, sir. The short answer is not even close. मीडिया में भले ही हमेशा 2 पार्टीज को आमने सामने दिखाया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत, द ग्राउंड रियलिटी इज वेरी डिफरेंट। इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम एक मोज़ेक जैसा है। जैसे एक मोज़ेक आर्ट में छोटे छोटे अलग अलग रंग के पत्थरों से एक खूबसूरत पिक्चर बनती है, वैसे ही इंडिया की पॉलिटिक्स में भी बहुत सी छोटी बड़ी नेशनल और रीजनल पार्टीज मिलकर देश की राजनीति की तस्वीर बनाती हैं। और इन सभी पार्टीज का अपना इन्फ्लुएंस, अपनी पावर है। बिल्कुल सही। तो चलिए अब उन 2 मेन पार्टीज से आगे बढ़ते हैं और इंडिया के दूसरे नेशनल कंटेंडर्स पर नजर डालते हैं। ये वो पार्टीज हैं जो शायद हर रोज हेडलाइंस में ना रहती हों, लेकिन इनका एक डेडिकेटेड वोटर बेस है। इनकी अपनी एक स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी है और ये देश की राजनीति में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की, यानी बीएसपी। ये पार्टी 1984 में फॉर्म हुई थी। इसका मेन मिशन, इसका कोर आइडियोलॉजी बहुजन समाज को एम्पावर करना है। तो यहाँ बहुजन समाज का मतलब क्या है? बच्चों, बहुजन समाज का अर्थ है मेजॉरिटी ऑफ पीपल, यानी लोगों का बड़ा हिस्सा। बीएसपी के अनुसार इसमें आते हैं शेड्यूल्ड कास्ट्स एससी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटी, अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसीज और रिलीजियस माइनॉरिटीज जैसे मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एट्सेट्रा।
बेसिकली वो सभी कम्युनिटीज जो हिस्टोरिकली यानी इतिहास में सोशल और इकोनॉमिक रूप से पीछे रह गई हैं। बीएसपी उन्हीं के अपलिफ्टमेंट के लिए यानी उनके सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए काम करती है। उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में इस पार्टी ने पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशंस को पूरी तरह से बदल दिया है। गुड। नेक्स्ट पार्टी है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जिसे हम सब एनसीपी के नाम से जानते हैं। ये पार्टी 1999 में इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग होकर बनी थी। इसका मतलब इसकी रूट्स, इसकी जड़ें कांग्रेस की आइडियोलॉजी से जुड़ी हैं। ये पार्टी भी डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, इक्वालिटी यानी समानता और सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता को मानती है। और स्टूडेंट्स, ये पार्टी हमारे स्टेट महाराष्ट्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सबसे स्ट्रॉन्ग बेस महाराष्ट्र में ही है। एनसीपी यहाँ पर पिछले कई सालों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फोर्स रही है और अक्सर कोलिशन गवर्नमेंट यानी गठबंधन सरकार का हिस्सा रही है। तो आपके स्टेट पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से ये पार्टी काफी अहम है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की। ये पार्टी 1998 में बनी थी और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव, इसका मेन इन्फ्लुएंस वेस्ट बंगाल में है। वहाँ की ये एक डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स है। इस पार्टी को 2016 में नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला था। ये स्टेटस मिलना एक बड़ी बात होती है। इसका मतलब है कि पार्टी का इन्फ्लुएंस अब सिर्फ एक स्टेट तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के और भी हिस्सों में फैल रहा है। टीएमसी की आइडियोलॉजी भी डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म और समाज के कमज़ोर वर्गों यानी वीकर सेक्शंस को सपोर्ट करने पर फोकस्ड है। तो ये तो हुई कुछ और नेशनल पार्टीज की बात, लेकिन बच्चों, इंडियन पॉलिटिक्स की असली कॉम्प्लेक्सिटी, इसकी असली पेचीदगी तब सामने आती है जब हम रीजनल लेवल पर यानी राज्य स्तरीय पार्टियों को देखते हैं। इन्हें सिर्फ छोटी मोटी लोकल पार्टी समझने की गलती मत करना। इंडियन डेमोक्रेसी के इस खेल में ये अक्सर किंग मेकर्स का रोल प्ले करती हैं। ये तय करती हैं कि देश में किसकी सरकार बनेगी। सर, इन नेशनल और रीजनल पार्टीज में आखिर फर्क क्या होता है? चलो इस टेबल से समझते हैं। देखो, नेशनल पार्टीज का फोकस नेशनल लेवल इश्यूज पर होता है, जैसे देश की इकोनॉमी, फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस। जबकि रीजनल पार्टीज अपने रीजन, अपने स्टेट की प्रॉब्लम्स और डेवलपमेंट पर लेजर फोकस्ड रहती हैं। नेशनल पार्टीज की आइडियोलॉजी ब्रॉड होती है ताकि पूरे देश के लोग उससे जुड़ सकें, लेकिन रीजनल पार्टीज की पहचान उनकी स्ट्रॉन्ग रीजनल या कल्चरल आइडेंटिटी से जुड़ी होती है, जैसे भाषा, संस्कृति या उस स्टेट का इतिहास। करेक्ट। और सबसे बड़ा फर्क उनके एम में है। नेशनल पार्टीज पूरे देश में इलेक्शंस लड़ती है और उनका मकसद दिल्ली में यानी सेंटर में अपनी सरकार बनाना होता है। वहीं रीजनल पार्टीज का पहला मकसद अपने स्टेट में पावर में आना होता है और फिर नेशनल लेवल पर इतनी सीट जीतना कि वो नेशनल पॉलिसी को, देश के कानून को प्रभावित कर सकें। यही उनकी असली पावर है। और समय के साथ इन रीजनल पार्टीज की डिमांड्स, उनकी मांगें भी बदली हैं। आज़ादी के शुरुआती सालों में कुछ रीजनल मूवमेंट्स ने तो अलग देश की ही मांग कर दी थी। ओवर टाइम ये डिमांड बदल गई। फिर इन पार्टियों ने अलग देश की जगह इंडिया के अंदर ही रहते हुए अपने स्टेट के लिए ज़्यादा पावर, ज़्यादा ऑटोनॉमी मांगना शुरू कर दी। और आज का दौर यानी मॉडर्न एरा बिल्कुल अलग है। अब इन रीजनल पार्टीज का एम है नेशनल लेवल पावर में, यानी दिल्ली की सरकार में डायरेक्ट हिस्सा लेना। अब वो सिर्फ अपने स्टेट की नहीं, बल्कि पूरे देश की गवर्नेंस में अपनी बात रखना चाहती हैं। इससे पता चलता है कि ये कितनी पावरफुल हो चुकी हैं। बच्चों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। इंडिया के अलग अलग कोनों में ऐसी पावरफुल रीजनल फोर्सेस मौजूद हैं, जैसे हमारे महाराष्ट्र में शिवसेना, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल जो कि एक बहुत पुरानी पार्टी है, जम्मू एंड कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, नॉर्थ ईस्ट में असम गण परिषद और साउथ में तेलुगु देशम पार्टी। ये लिस्ट सिर्फ एक एग्जाम्पल है। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि इंडिया की पॉलिटिकल डाइवर्सिटी कितनी रिच है। हर पार्टी अपने रीजन की, अपने इलाके की यूनिक कल्चर और पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है। इन सब के बारे में डिटेल में जानना जरूरी नहीं है, बट यू शुड नो देयर नेम्स एज एग्जाम्पल्स ऑफ रीजनल पार्टीज। तो इन्हीं पावरफुल रीजनल पार्टीज के उभरने से, इनके राइज से इंडियन पॉलिटिक्स में एक नया दौर शुरू हुआ। एक ऐसा दौर जब किसी एक नेशनल पार्टी को लोकसभा इलेक्शंस में क्लियर मेजॉरिटी यानी पूर्ण बहुमत मिलना मुश्किल हो गया। ऐसे में उन्हें मजबूरन इन रीजनल पार्टीज के साथ मिलकर समझौता करके सरकार बनानी पड़ी। और इसी दौर को हम कहते हैं द कोलिशन एरा, गठबंधन की राजनीति का युग। यहाँ एक इंपॉर्टेंट टर्म है कोलिशन गवर्नमेंट।
इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। जब इलेक्शन के बाद किसी भी एक पार्टी को सरकार बनाने के लिए जरूरी सीट्स नहीं मिलती, यानी क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती, तब दो या दो से ज्यादा पार्टीज मिलकर आपस में अलायंस बनाकर गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं। इसी मिलीजुली सरकार को कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। हिंदी में इसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। और यही वो मौका होता है जब रीजनल पार्टीज, वो किंग मेकर्स, अपनी शर्तें रखते हैं और नेशनल पॉलिटिक्स पर अपना असर डालते हैं। इस बदलती हुई राजनीति को समझने के लिए इन नंबर्स को देखिए। ये 2009 और 2014 के लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट्स हैं। 2009 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को 206 सीट्स मिली थीं और उन्होंने दूसरी पार्टीज के साथ मिलकर कोएलिशन सरकार बनाई थी। उसी इलेक्शन में बीजेपी को 116 सीट्स मिली थीं। लेकिन 5 साल बाद 2014 के इलेक्शन में तस्वीर पूरी तरह पलट गई। कांग्रेस सिर्फ 44 सीट्स पर सिमट गई और बीजेपी को अकेले 282 सीट्स मिली, जो मेजॉरिटी के लिए जरूरी नंबर से भी ज्यादा थी। दिस इज अ वेरी ड्रामेटिक शिफ्ट। ये नंबर्स हमें बताते हैं कि पॉलिटिक्स कितनी अनप्रिडिक्टेबल हो सकती है। जब किसी एक पार्टी को इतनी बड़ी मेजॉरिटी मिलती है, तब उसे कोएलिशन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब नंबर्स कम होते हैं, जैसे 2009 में थे, तब हर रीजनल पार्टी, हर एक सीट बहुत क्रूशल हो जाती है। तो इस पूरी डिस्कशन का टेक अवे क्या है, सारांश क्या है? ये कोट इसे अच्छे से समझाता है। जैसे जैसे रीजनल पार्टीज की पावर बढ़ी, उन्होंने नेशनल पॉलिटिक्स को, दिल्ली की राजनीति को मजबूर कर दिया कि वो उनकी मांगों को सुने, उन्हें इंपॉर्टेंस दे। और इसका नतीजा क्या हुआ? कोलिशन गवर्नमेंट्स का बनना। इसने सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर बैलेंस को फंडामेंटली बदल दिया। अब दिल्ली स्टेट्स को इग्नोर नहीं कर सकती थी। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इस सब का मतलब ये है कि इंडियन डेमोक्रेसी को समझने के लिए हमें उसे एक मोनोलिथ की तरह नहीं देखना चाहिए। मोनोलिथ मतलब एक बड़ा सा एक ही जैसा पत्थर। हमारी डेमोक्रेसी ऐसी नहीं है। वो एक वाइब्रेंट, एक जिंदा दिल और कॉम्प्लेक्स मोज़ैक है, जिसमें नेशनल एम्बिशंस भी हैं और पावरफुल रीजनल आइडेंटिटीज भी। और ये सभी आपस में कॉम्पीट भी करते हैं और कोऑपरेट भी करते हैं, ताकि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी चलती रहे। बिल्कुल। तो आज का लेक्चर हम इस एक अहम सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। सवाल है, एज रीजनल आइडेंटिटीज ग्रो स्ट्रॉन्गर, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ नेशनल पॉलिटिक्स इन इंडिया? जैसे जैसे लोगों में अपने रीजन को लेकर, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को लेकर गर्व बढ़ रहा है, क्या आने वाले समय में दिल्ली की सरकार हमेशा कमजोर गठबंधनों से ही चलेगी, या फिर कोई नया पॉलिटिकल सिस्टम, कोई नई राजनीतिक व्यवस्था सामने आएगी? इस पर जरूर सोचना। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के आखिरी हिस्से को कवर करेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू सर्वज्ञ कोचिंग क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिल जाए। अच्छे से रिवाइज करिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।